नमस्ते बच्चों, कैसे हैं सब लोग। हमने जो फर्स्ट लेक्चर देखा था, डेमो लेक्चर जो मैंने आपको दिया था, उसमें हमने मोड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़े थे, जिसमें हमने देखा था कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कितने तरह के होते हैं। 2 मिनट में हम उसे रिवाइज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। तो हमने देखा था बेटा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 2 तरह के होते हैं। तो बोले कौन कौन से? तो बोले एक होता है कॉर्पोरेट, एक होता है नॉन कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट क्या था? तो बोले जिसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। नॉन कॉर्पोरेट क्या था? तो बोले जिसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता है। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होना मतलब जब तक किसी प्रिस्क्राइब अथॉरिटी के पास हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के पर्टिकुलर्स रजिस्टर्ड नहीं करवा लेते हैं, तब तक हम उस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से बिजनेस नहीं चला सकते। जैसे कंपनी, जैसे एलएलपी, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो अगर हम कंपनी बनाकर, हम एलएलपी बनाकर, हम कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर, हम कंपनी बनाकर, हम एलएलपी बनाकर, हम कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर अगर क्या करना चाहते हैं, हम बिजनेस करना चाहते हैं, तो पहले हमें हमारी कंपनी का, या हमें हमारी एलएलपी का, या हमें हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रिस्क्राइब अथॉरिटी के पास रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। जब तक हम प्रिस्क्राइब अथॉरिटी के पास रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं, तब तक हम उस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से बिजनेस नहीं कर सकते हैं। नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या था? तो बोले नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं था। मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, एचयूएफ ये बनाकर अगर हम बिजनेस करना चाहते हैं तो हमें रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। बिना रजिस्ट्रेशन के ही हम सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट कर सकते हैं, हम पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट कर सकते हैं, हम एचयूएफ स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमने 6 तरह के देखे, जिसे हमने ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया, कॉर्पोरेट एंड नॉन कॉर्पोरेट। तो मैंने आपको बताया था ये आपकी चॉइस होती है कि आप कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट करना चाहते हैं या नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको अगर ये बिजनेस करना है तो आपको कंपनी ही बनाना पड़ेगी, या आपको ये बिजनेस करना है तो आप पार्टनरशिप फर्म में ही करोगे। तो मैंने बताया था सबके अपने अपने एडवांटेज होते हैं। कंपनी बनाने के अपने एडवांटेज हैं, अपने डिसएडवांटेज हैं। कंपनी बनाने का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या था? यस, लिमिटेड लायबिलिटी। पार्टनरशिप फर्म का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या था? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो वो आपके ऊपर है, आप किस तरह की रिस्क लेना चाहते हैं, क्या बेनिफिट लेना चाहते हैं, उसे ध्यान में रखते हुए हम अपने क्लाइंट को एडवाइस कर सकते हैं कि वो इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के या इस फॉर्मेट को एडॉप्ट करते हुए अपना बिजनेस चलाएं। अच्छा बच्चों बताओ, क्लाइंट अगर हमारे पास आता है कि हमें बिजनेस करना है, तो हम कौन सा ऑर्गेनाइजेशन की एडवाइस करेंगे? बिल्कुल सही, कंपनी। क्योंकि जब हम कंपनी बनाएंगे तभी तो हमारा मेन काम आएगा। हमारा मतलब एज ए कंपनी सेक्रेटरी हमारा काम सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं है, पार्टनरशिप में नहीं है, एलएलपी में भी इतना नहीं है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी इतना नहीं है। मेन हमारा काम कहाँ आता है? कंपनी। अरे हमारा नाम ही क्या है? कंपनी सेक्रेटरी। हम काम कहाँ करेंगे? कंपनी के अंदर। तो हमारा तो पूरी वर्किंग कंपनी से रिलेटेड है। हम तो सारी चीजें कंपनी को ध्यान में रखते हुए करेंगे। तो ऑब्वियसली हम तो यही चाहेंगे कि कंपनी बनाए, लेकिन क्लाइंट के बिजनेस रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए, उसकी फाइनेंशियल नीड को ध्यान में रखते हुए हमें उसे प्रॉपर एडवाइस करना चाहिए। स्मॉल लेवल पर काम कर रहा है, सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप बेस्ट है। मीडियम लेवल पर काम कर रहा है, देन पार्टनरशिप एलएलपी बेस्ट है। बट अगर लार्ज स्केल पर बड़े ऑब्जेक्ट के साथ वो काम करना चाहता है, तो डेफिनेटली हमें उसे एडवाइस करना चाहिए कि आप कंपनी बनाओ। अब ये 6 ऑर्गेनाइजेशन मैंने जो आपको बताए, इनमें से हमें टारगेट करना है कंपनी के ऊपर। इसमें से हमें टारगेट करना है किसके ऊपर? कंपनी के ऊपर। हम सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में नहीं है हमें सिलेबस में। पार्टनरशिप फर्म, सोल प्रोप्राइटरशिप, ये आप 11th 12th में बहुत डिटेल में पढ़कर आए हैं।
कंपनी भी आपने थोड़ी बहुत पढ़ी है, बट उतनी डिटेल में नहीं जितनी डिटेल में यहां आपको सिलेबस में है, जितनी डिटेल में मैं आपको बताऊंगा उतनी डिटेल में आपने नहीं पढ़ी है। कंपनी पढ़ी तो है बट उतनी डिटेल में नहीं पढ़ी। आप 1-2 लेक्चर देखेंगे, उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ यार ये टर्म पढ़ी थी बट इस तरह से नहीं पढ़ी थी जिस तरह से मैंने आपको बताई है, या उतनी डिटेल में नहीं पढ़ी थी जितनी डिटेल के अंदर हमने यहां पर पढ़ ली है। ठीक है, मेरे पढ़ने का तरीका मैंने डेमो लेक्चर में भी बताया था। मैं आपको एक एक चीज बोर्ड पर लिखकर एक्सप्लेन करूंगा, एक एक चीज बोर्ड पर लिखकर एक्सप्लेन करूंगा, एक एक टर्म आपको प्रॉपर्ली क्लियर करूंगा। फिर भी आपको कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, आप मोबाइल के थ्रू, व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, ऑनलाइन बिल्कुल अपनी प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं क्लास के बाद, सेशन के बाद। ये जो वीडियो लेक्चर मैंने अपलोड किया है ये 3 दिन तक आपके पास रहेगा। 3 दिन तक आपको जितना इसे देखना है आप देख सकते हो। 3 दिन बाद ये डिलीट हो जाएगा, तो आपको रिवीजन के लिए भी वापस देखना है, आप देख सकते हैं। 3 दिन तक ये लेक्चर आपके पास रहेगा। इनफैक्ट जितने भी चारों पेपर हैं उनके वीडियो लेक्चर 3 दिन तक आपके पास रहेंगे। 3 दिन तक आप जितनी बार उन्हें देखना चाहें देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, पढ़ने का तरीका बिल्कुल क्लियर रखना है। मैं एक एक टर्म एक्सप्लेन करूंगा, आप रिवाइज करेंगे मेरे साथ, मैं बिल्कुल समझाऊंगा, आप रिवाइज करेंगे, याद हो जाएगी वो चीज। बहुत आराम से पढ़ेंगे अपन। महीने भर का टारगेट अपने पास सिलेबस खत्म करने का, बट हम भागादौड़ी नहीं करेंगे। 1.5 से 2 घंटे बेटा मेरी रोज की क्लास रहा करेगी आपकी, क्योंकि सिलेबस सबसे ज्यादा इसी पेपर का है। एंड चारों पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट पेपर आपका यही है। सेकंड नंबर है आपका बिजनेस कम्युनिकेशन। ठीक है ना, तो सिलेबस भी इसमें बहुत ज्यादा है, वेटेज भी इसका बहुत ज्यादा है आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में। एज अ कंपनी सेक्रेटरी हम लॉ ऑफिसर बनेंगे, लीगल ऑफिसर बनेंगे, तो लॉ ही तो मेन है, लॉ ही तो हमारी ब्रेड एंड बटर रहेगी, वही तो सब कुछ है। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये पेपर हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर तो चारों पेपर बहुत अच्छे से करने हैं, बट आपका मेन पेपर यही है। आपको एग्जीक्यूटिव लेवल में, आपको प्रोफेशनल लेवल में लॉ ही है। कंपनी सेक्रेटरी की लाइफ में लॉ के अलावा कुछ है भी नहीं। अच्छा, आप सीएस कर रहे हो, आपने सोचा एज अ सीएस आप क्या करोगे? हाँ बोले, ठीक है, लॉ का काम करोगे। कंपनी सेक्रेटरी होता क्या है? लीगल ऑफिसर, कंप्लायंस ऑफिसर। कंपनी सेक्रेटरी क्या होता है बेटा? लीगल ऑफिसर होता है, कंप्लायंस ऑफिसर होता है। तो हमारा काम तो पूरा लॉ से रिलेटेड ही है, हमें तो लॉ से रिलेटेड ही वर्किंग करनी है। जब लॉ से रिलेटेड वर्किंग करनी है तो लॉ का हमें स्पेशल नॉलेज होना चाहिए, एडवांस नॉलेज होना चाहिए। इसीलिए कंपनी सेक्रेटरी जो है वो एक्सपर्ट कहलाता है। एज ए कंपनी सेक्रेटरी आप क्या कहलाओगे? एक्सपर्ट कहलाओगे। काय के एक्सपर्ट कहलाओगे? तो बोले लॉ के एक्सपर्ट कहलाएंगे। ठीक है, चले अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने पढ़ा कंपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है ना। अब हम कंपनी की डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, डेफिनेशन बेसिकली लॉ के द्वारा होती है। तो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर कंपनी की क्या डेफिनेशन दी है वो देखते हैं, है ना। उसके पहले अगर हम जनरल देखें तो कंपनी होती क्या है? तो बोले कंपनी एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन होती है। हम जनरल देखते हैं, फिर मैं आपको लीगल डेफिनेशन के ऊपर लेकर चलता हूं कंपनी की। तो बोले कंपनी क्या होती है? बोले एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन होती है ना। जो अच्छा, एसोसिएशन मतलब क्या होता है? ग्रुप। एसोसिएशन मतलब क्या होता है? ग्रुप। ग्रुप मतलब क्या होता है? जहां पर मोर देन 1 पर्सन हो। तो आपने पढ़ा होगा कि कंपनी 2 तरह की होती है नॉर्मली, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। तो हमने देखा है प्राइवेट कंपनी के अंदर कम से कम 2 मेंबर होते हैं, पब्लिक कंपनी के अंदर कम से कम 7 मेंबर होते हैं, है ना। तो आप प्राइवेट कंपनी बनाओगे तो कम से कम 2 मेंबर रहेंगे, पब्लिक कंपनी बनाओगे तो कम से कम कितने मेंबर रहेंगे? 7 मेंबर रहेंगे। ठीक, तो हमने बोला बोले कंपनी होती क्या है? तो बोले कंपनी एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। कंपनी क्या होती है बेटा? एक पहले मैं जनरल मीनिंग बता रहा हूं। तो कंपनी क्या होती है? एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन। बोले एसोसिएशन मतलब क्या है? तो बोले एसोसिएशन मतलब होता है ग्रुप। एसोसिएशन मतलब क्या है? तो बोले जहां भी 2 या ज्यादा व्यक्ति मिलकर काम करते हैं वो क्या कहलाता है? एसोसिएशन, ग्रुप। एसोसिएट होना मतलब क्या? साथ में मिलकर काम करना। तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन है,
है ना। तो कंपनी आपने देखा है दो तरह की होती है, प्राइवेट कंपनी होती है, पब्लिक। तो प्राइवेट में भी कम से कम कितने होते हैं? दो। पब्लिक में भी कम से कम कितने होते हैं? 7। दैट इज व्हाई कंपनी इज नोन एज एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अब आप कहेंगे कि आपने तो एक कंसेप्ट सुना है ओपीसी का, एक कंसेप्ट हो सकता है आपने सुना हो काय का? ओपीसी का, वन पर्सन कंपनी। ठीक है, वन पर्सन कंपनी क्या होती है वो भी मैं बताऊंगा यहां पर। तो ये कंसेप्ट भी आपने सुना होगा वन पर्सन कंपनी का, जिसमें केवल एक ही मेंबर होता है। ठीक है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, बट जनरली सिंपल अगर हम देखें तो कंपनी होती क्या है? तो बोले कंपनी एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। कंपनी क्या है बेटा? एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। एसोसिएशन मतलब होता है ग्रुप ऑफ पर्सन। ग्रुप मतलब जहां कम से कम 2 जने होते हैं। तो प्राइवेट कंपनी बनाओ तो कम से कम 2 हैं, पब्लिक कंपनी बनाओ कम से कम 7 है। हालांकि ओपीसी मतलब वन पर्सन कंपनी, नाम से ही क्लियर है, एक ऐसी कंपनी जिसमें एक ही जना होता है। ओपीसी नाम से ही क्लियर है, जिसमें एक ही जना होता है। तो बोले ओपीसी होती है जिसमें एक ही पर्सन होता है, अदरवाइज कंपनी में कम से कम 2 जने तो होते हैं। ठीक, तो ये सिंपल चीज हमने देखी कि कंपनी क्या होती है? तो बोले एसोसिएशन ऑफ पर्सन होती है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन मतलब क्या? तो बोले ग्रुप ऑफ पर्सन होता है जो कि बनाया जाता है किसी बिजनेस को करने के लिए, किसी भी लीगल बिजनेस को करने के लिए। ये 11th-12th में आपने नॉर्मल डेफिनेशन पढ़ी होगी कंपनी की, कि कंपनी एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है जो किसी लीगल बिजनेस को करने के लिए बनाई जाती है। इसलिए तो हमने बोला कि कंपनी क्या है? एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। कंपनी क्या है? एक ऐसा एसोसिएशन ऑफ पर्सन है जो किसी बिजनेस को करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, लास्ट टाइम तो हमने बोला कंपनी जनरल मीनिंग बोले एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन होता है। एसोसिएशन मतलब क्या? बोले ग्रुप ऑफ पर्सन होता है। ग्रुप मतलब क्या? तो बोले एक से ज्यादा जने होते हैं, जैसे कि प्राइवेट में 2, पब्लिक में 7। हालांकि एक्सेप्शन है, वो है ओपीसी जिसमें एक ही जना होता है। अब बोले वो एसोसिएशन कर क्या रहा है? तो बोले वो किसी लीगल बिजनेस को चला रहे हैं। वो एसोसिएशन कर क्या रहा है? वो एसोसिएशन बनाया क्यों गया है? तो बोले फॉर द पर्पस ऑफ रनिंग एनी लीगल बिजनेस वो एसोसिएशन बनाया गया है। ठीक है, ये चीज आई समझ में। ये जनरल मीनिंग था। एक नॉर्मली आपका छोटा ब्रदर हो, सिस्टर हो, अगर आपसे कोई जूनियर है वो आपसे पूछता है कि कंपनी क्या, तो एक सिंपल मीनिंग में समझाने के लिए हम बोल सकते हैं कि कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर्म फॉर द पर्पस ऑफ रनिंग एनी लीगल बिजनेस। कि एक ग्रुप होता है जहां पर कई सारे व्यक्ति साथ में मिलकर काम करते हैं, काहे के लिए? किसी लीगल बिजनेस को चलाने के लिए। ठीक है, ये बच्चों क्या था? जनरल मीनिंग था। अब मैं लीगल टेक्निकल डेफिनेशन बताता हूं कंपनी की, जो कहां दी गई है? कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर दी गई है। अब हम डेफिनेशन देख रहे हैं कंपनी की, जो कहां दी है? कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। ठीक है, सेक्शन आपको दिया हुआ है 2, सेक्शन 2 दिया है सब सेक्शन 20। ठीक है, हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं कंपनी वर्ड की एज पर कंपनीज एक्ट 2013। सेक्शन है 2 सब सेक्शन 2। ये जो स्टार्टिंग वाला है ना, इसे सेक्शन बोलते हैं। अब हमें लीगली पढ़ना सीखना है। स्टार्टिंग वाला क्या कहलाता है? सेक्शन। उसके बाद क्या होता है? सब सेक्शन। इसके बाद भी होता है तो क्लॉज। उसके बाद आता है कुछ तो सब क्लॉज, है ना। आगे और बताऊंगा मैं। स्टार्टिंग वाले को क्या बोलते हैं बच्चों? सेक्शन। फिर उसके बाद जो ब्रैकेट में होता है सब सेक्शन। जैसे अगर ऐसा लिखा होता है 3(1), तो ये 3 क्या है? ये सेक्शन है। ये 1 क्या है? ये सब सेक्शन है। ये क्या है? ये क्लॉज है। ये क्या कहलाता है? ये सब क्लॉज कहलाता है। ठीक है, प्रॉपर तरीके से अपने को पढ़ना है। स्टार्टिंग वाले को क्या बोलते हैं बच्चे? बोलेंगे सेक्शन। फिर उसके बाद जो ब्रैकेट में होता है वो क्या होता है? सब सेक्शन। अच्छा, ये सेक्शन ब्रैकेट में नहीं है, आपको ब्रैकेट में नहीं लिखना है, बट इसके बाद की सारी चीजें ब्रैकेट में है, आपको ब्रैकेट में ही लिखना है। अलग अलग ब्रैकेट में है, अलग अलग ही लिखना है, साथ में मर्ज नहीं करना है ना। तो ये सेक्शन 3, सब सेक्शन 1, क्लॉज 3, सब क्लॉज ए। ठीक है, तो जैसे यहां दिया है 2 सब सेक्शन 2, तो सेक्शन 2 है, सब सेक्शन कौन सा हो जाएगा? सब सेक्शन हो जाएगा 2। ठीक, तो स्टार्टिंग वाले को हम क्या बोलते हैं? सेक्शन बोलते हैं। उसके बाद सब सेक्शन आता है, उसके बाद क्लॉज आता है, उसके बाद आता है सब क्लॉज। ये आपके नॉलेज के लिए है, ये आगे तक आपको काम आने वाला है।
तो हम जो कंपनी, अच्छा आप लोगों का क्वेश्चन हो सकता है कि हमें सेक्शन नंबर याद रखने हैं क्या? बोले बिल्कुल याद रखना बेटा। कंपनीज एक्ट में जितने भी सेक्शन में बताऊंगा वो सारे सेक्शंस आपको याद रखने हैं, क्योंकि हमारा जो एग्जाम रहेगा वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड रहेगा एंड ऑब्जेक्टिव में सेक्शन नंबर आ सकते हैं, है ना। अच्छा, एक चीज और, पढ़ने से पहले आप ये सब मॉड्यूल में से पढ़ेंगे। आईसीएसआई जो हमारा इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, उसके द्वारा रेफरेंस बुक ऑनलाइन अवेलेबल करवाई है, ठीक है। उसके द्वारा रेफरेंस बुक ऑनलाइन अवेलेबल करवाई है। मैं आपको लिंक बता रहा हूं, वहां जाकर आप रेफरेंस बुक देख सकते हैं। ICSI.edu/CSEET, है ना। ये आपका लिंक है। आप एड्रेस बार के अंदर वो बाकी तो बाय डिफॉल्ट आ जाता है बेटा, HTTP, है ना, वो बाय डिफॉल्ट आ ही जाता है। ये ICSI.edu/CSEET, है ना। ये आप लिखेंगे तो आप रेफरेंस बुक, या आप उस पेज पर पहुंच जाएंगे जहां से आप अपनी रेफरेंस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप रेफरेंस बुक में से पढ़ सकते हैं। सेकेंडली, मेरे पास सबका पूरा नोट्स अवेलेबल है, आपको मैं नोट्स अवेलेबल करा दूंगा। वो टू द पॉइंट, पैराग्राफ में डिवाइडेड, पॉइंट्स में डिवाइडेड है। प्रेजेंटेशन काफी अच्छा है उसके अंदर, याद करने में आपको काफी इजी रहेगा। हम नोट्स ले लेंगे, है ना। तो मैं यहां से आपको नोट्स में से पढ़ा रहा हूं, आप जैसा भी हो कांटेक्ट करेंगे तो आपको नोट्स अवेलेबल करवा दिए जाएंगे, है ना। अदरवाइज आप मॉड्यूल में से पढ़ना चाहें, जो रेफरेंस बुक आईसीएसआई बता रहा है वो रेफरेंस बुक आप यहां जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो उस रेफरेंस बुक से पढ़ना चाहें तो वहां से पढ़ सकते हैं, मेरे नोट्स में से पढ़ना चाहें नोट्स में से पढ़ सकते हैं। दोनों में सेम चीज है, डिफरेंस है प्रेजेंटेशन का। मॉड्यूल के अंदर सब एक ही पैराग्राफ में ठूसी हुई चीजें, मतलब लिखा सब है, मिलेगा सब कुछ, बट प्रेजेंटेशन उतना अट्रैक्टिव नहीं है जितना कि मैंने नोट्स के अंदर दिया है। वहां पैराग्राफ के अंदर, पॉइंट्स के अंदर डिवाइडेड है, जो कीवर्ड्स हैं, जो काम की चीजें हैं, उन्हें हाईलाइट किया गया है, अंडरलाइन किया गया है, ताकि पढ़ते समय आप उन्हें ध्यान रखें। सो इट्स अप टू यू कि आप मॉड्यूल में से पढ़ना चाहें, और यू कैन रेफर माई नोट्स, एंड फॉर गेटिंग द नोट्स प्लीज कॉन्टेक्ट एट दी गिवन नंबर, है ना। चले, तो ये हो गया हमारा। अब क्या बोला, हम डेफिनेशन देख रहे थे, ये समझ में आ गया बेटा, सेक्शन और ये सब सेक्शन। अभी बोल रहा है, बोले कंपनी का मतलब क्या है, तो बोला है कंपनी मीन्स, डेफिनेशन स्टार्ट होती है, कंपनी मीन्स अ कंपनी विच वॉज इनकॉर्पोरेटेड, बेसिकली वर्ड आपको दिया है, ये जो फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड मैंने लिखा है, इसकी जगह अगर आप देखोगे, आप मॉड्यूल के अंदर या नोट्स के अंदर देखोगे, देन इट विल बी रिटन कंपनी मीन्स अ कंपनी विच वाज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस लॉ रिलेटेड विथ कंपनी। एक बार बोलेंगे मेरे साथ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। सेक्शन कौन सा है? 2, वेरी गुड। सबसेक्शन 2 काय की डेफिनेशन है? कंपनी की। कौन सा एक्ट के हिसाब से? कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से। क्या बोलता है? तो बोले कंपनी मीन्स अ कंपनी विच वॉज incorporated. Company means a company which was incorporated under Companies Act 2013 or any other previous law related with company. ठीक है, एक बार फिर, कंपनी मीन्स अ कंपनी विच वॉज incorporated under Companies Act 2013 or any other previous law related with company. ये लीगल डेफिनेशन मैंने केवल पढ़ी, मैंने समझाया नहीं आपको, मैं अब आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा एक एक वर्ड, है ना। देखें, सबसे पहले बोला है कि वही अभी हमने जैसे जनरली बोला था कि कंपनी मतलब क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। जनरली मैंने यही बताया था ना आपको, कंपनी मतलब क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एसोसिएशन मतलब क्या पढ़ा हमने? ग्रुप ऑफ पर्सन। ग्रुप मतलब क्या? जहां 2 या ज्यादा व्यक्ति हो। तो बोले यार देखा जाए तो जो पार्टनरशिप फर्म होती है वहां पर भी तो मिनिमम 2 जने होते हैं, वो भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। बिल्कुल सही बोला आपने।
HUF वहां पर भी 2 जने होते हैं, वो भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, बिल्कुल सही बोला आपने। LLP में भी कम से कम 2 जने होते हैं, वो भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, बिल्कुल सही है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज उसमें कम से कम 7 जने होते हैं, वो भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, बिल्कुल सही है। ये सब एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। एंड कंपनी भी क्या है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। बट हर एसोसिएशन ऑफ पर्सन कंपनी नहीं हो जाएगा, हर एसोसिएशन ऑफ पर्सन कंपनी नहीं हो जाएगा। वही एसोसिएशन ऑफ पर्सन कंपनी कहलाएगा, वही एसोसिएशन ऑफ पर्सन कंपनी कहलाएगा जिसका इनकॉर्पोरेशन, जिसका क्या बेटा? इनकॉर्पोरेशन कहां हुआ हो? कंपनीज एक्ट 2013 में। वापस से हमने बोला एसोसिएशन ऑफ पर्सन मतलब तो ग्रुप ऑफ पर्सन होता है, ग्रुप ऑफ पर्सन मतलब 2 या ज्यादा जने होते हैं, तो बोले ये सभी ग्रुप ऑफ पर्सन है, फिर तो बिल्कुल सही है। बट क्या ये सब कंपनी है? बोले नहीं। तो बोले कंपनी होने के लिए कंडीशन, डेफिनेशन यही बोलती है, बोले वही एसोसिएशन ऑफ पर्सन, वही ग्रुप ऑफ पर्सन कंपनी कहलाएगा जिसका इनकॉर्पोरेशन, कौन सा वर्ड दिया? इनकॉर्पोरेटेड मींस इनकॉर्पोरेशन कहां हुआ हो? कंपनीज एक्ट 2013। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन का इनकॉर्पोरेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन का, जिस एसोसिएशन ऑफ पर्सन का इनकॉर्पोरेशन कहां हुआ है? कंपनीज एक्ट 2013 में हुआ है, वही ऑर्गेनाइजेशन क्या कहलाएगा? कंपनी कहलाएगा। ये चीज आई बच्चों समझ में कि हमें क्या बोला है कि बोले वही एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या कहलाएगा? कंपनी, जिसका इनकॉर्पोरेशन कहां हुआ है? बोले कंपनीज एक्ट 2013 में हुआ है, वही ऑर्गेनाइजेशन कंपनी कहलाएगा। ठीक है। अब बोले ये इनकॉर्पोरेशन मतलब क्या, इनकॉर्पोरेटेड मतलब क्या? तो इसके लिए 2 वर्ड आते हैं, फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड। इसके लिए ये 2 वर्ड आते हैं, फॉर्म्ड और क्या आता है दूसरा? रजिस्टर्ड। बोले फॉर्म मतलब क्या? तो बोले फॉर्म्ड का मतलब हुआ फॉर्मेशन। फॉर्म्ड का मतलब क्या हुआ बेटा? फॉर्मेशन। फॉर्मेशन मतलब क्या? मेक। मेक मतलब क्या? बनाना। तो अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को एज ए कंपनी बनाना चाहते हैं, वापस से हमने बोला कि कंपनी होने के लिए इनकॉर्पोरेशन होना जरूरी है कंपनीज एक्ट में। तो बोले इनकॉर्पोरेशन मतलब क्या? तो बोले यार इनकॉर्पोरेशन तब माना जाएगा जब ये 2 कंडीशन पूरी करवाई जाए। पहला उसका फॉर्मेशन एंड दूसरा उसका रजिस्ट्रेशन। पहला क्या बेटा? उसका फॉर्मेशन, दूसरा क्या? उसका रजिस्ट्रेशन कहां हुआ हो? कंपनीज एक्ट 2013 में। अब बोले फॉर्मेशन मतलब क्या? तो फॉर्म करना मतलब बनाना, फॉर्म करना मतलब बनाना, बनाना मतलब मेक, बनाया गया हो। तो बोले अगर कोई व्यक्ति कंपनी बनाना चाहता है, कोई व्यक्ति अगर कंपनी बनाना चाहता है तो कंपनी बनाने के लिए कंपनीज एक्ट 2013 के जो प्रोविजंस हैं, कंपनी बनाने के लिए कंपनीज एक्ट 2013 के जो प्रोविजंस हैं, उन प्रोविजंस को कंप्लाई किया गया हो, तब माना जाएगा कि फॉर्मेशन कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली हुआ है। So, for the purpose of forming a company, we need to comply Companies Act 2013. अब बोले उसमें क्या? तो बहुत सारी रिक्वायरमेंट है, सब पढ़ाऊंगा मैं। जैसे क्या? प्राइवेट कंपनी अगर बनाना चाहते हैं तो कम से कम 2 पर्सन लगते हैं, मिनिमम 2 डायरेक्टर लगते हैं। पब्लिक कंपनी बनाना चाहते हैं तो पब्लिक कंपनी की कंपनीज एक्ट में जो रिक्वायरमेंट है वो आपने कंप्लाई की हो, है ना? तो जैसे पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 पर्सन होते हैं, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। फिर मेमोरेंडम आर्टिकल आपने बनाया हो, तो कंपनी का फॉर्मेशन करने के लिए, फॉर्मेशन करने के लिए मतलब कंपनी को बनाने के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग ऑफ द कंपनी, वॉट एवर रिक्वायरमेंट्स आर देयर इन कंपनीज एक्ट 2013, वो रिक्वायरमेंट्स आपने कंप्लाई की हो, तब माना जाएगा कि कंपनी का जो फॉर्मेशन हुआ है वो कौन से एक्ट के अकॉर्डिंगली हुआ है? बोले कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली हुआ। सेकंड, केवल फॉर्मेशन ही कंप्लीट नहीं हो जाता है, हमें रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ेगा। केवल फॉर्मेशन ही सफिशिएंट नहीं है, हमें क्या करवाना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ेगा। अब बोले रजिस्ट्रेशन क्या होता है? तो सिंपल वर्ड में रजिस्ट्रेशन मतलब होता है कि हम अपने से रिलेटेड पर्टिकुलर किसी प्रिस्क्राइब अथॉरिटी के पास नोट करवाएं, रजिस्ट्रेशन कहलाता है। रजिस्ट्रेशन मतलब एक तरह से क्या होता है बेटा? नोटिंग। सिंपल बताता हूं,
आपको CSEET देना है ना? तो आपने आपका रजिस्ट्रेशन करवाया होगा कहां पर? ICSI में। आपने आपका क्या करवाया बेटा? रजिस्ट्रेशन करवाया है। कहां पर? ICSI में। तो आपने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, इसका मतलब आपने आपसे रिलेटेड डिटेल्स किसके पास नोट करवा दी? ICSI के पास। मतलब आपका नाम क्या है, आपके एड्रेस का पता क्या है, फादर्स नेम क्या है, मदर्स नेम क्या है, हैप्पी बर्थडे की तारीख क्या है आपकी, ये सारी चीजें आपने किसको बताई? ICSI को। तो उन्होंने आपकी डिटेल अपने पास नोट कर ली, आपका रजिस्ट्रेशन कर दिया, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया। ये सिंपल चीज होती है रजिस्ट्रेशन। तो जैसे अगर हम यहां कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो अगेन कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कंपनीज एक्ट 2013 देखना पड़ेगा, है ना? एंड कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए या कंपनी को कंट्रोल करने के लिए एक अथॉरिटी होती है जिसे हम बोलते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। कंपनी को कंट्रोल करने के लिए एक अथॉरिटी होती है, जिस अथॉरिटी को हम क्या बोलते हैं? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, है ना? तो जब हम कंपनी का क्या कर लेंगे? फॉर्मेशन कर लेंगे, बना लेंगे। मतलब कंपनी को बनाने के लिए जितनी रिक्वायरमेंट थी, नंबर ऑफ पर्संस की, डायरेक्टर्स की, मेमोरेंडम आर्टिकल की, जो फॉर्म्स बनाने थे, जो डॉक्यूमेंट्स बनाने थे, सब हमने तैयार कर लिए हैं। तो वो सारे डॉक्यूमेंट लेकर हम इस अथॉरिटी के पास जाएंगे। कंपनीज एक्ट के अंदर ये अथॉरिटी दी है जिसका नाम है ROC। प्यार से हम इसे रोजी बोलते हैं, प्यार से हम इसे रोजी बोलते हैं। रोजी मतलब कौन? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। तो हम रजिस्टर ऑफ कंपनीज के पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे। रजिस्टर ऑफ कंपनीज वो सारे डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रख लेगा, उन डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर्ड कर लेगा एंड रजिस्ट्रेशन करके हमारी कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया जाएगा। जब हमारी कंपनी का क्या दिया जाएगा? रजिस्ट्रेशन नंबर, तब हमारी कंपनी क्या मानी जाएगी? इनकॉर्पोरेटेड मानी जाएगी। तब हमारी कंपनी क्या मानी जाएगी बेटा? इनकॉर्पोरेटेड मानी जाएगी। ये समझ में आया? और जब इनकॉर्पोरेशन हो जाएगा तब हमारा एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या कहलाएगा? कंपनी। ठीक है, फिर मर्ज करता हूं। मैंने ये 2 लाइन बट समझने के लिए अपन ने 20 मिनट लगा दिए इसमें भी। क्या सीधा से बोला था उन्होंने? कंपनी मतलब जिसका इनकॉर्पोरेशन का हुआ हो कंपनीज एक्ट 2013 में। तो बोले इनकॉर्पोरेशन मतलब क्या? तो बोले फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन। बोले फॉर्मेशन मतलब क्या? बोले बनाया गया हो। बोले बनाने के लिए क्या? तो बोले बनाने के लिए जो रेसिपी, जो प्रोसेस, जो रिक्वायरमेंट, जो प्रोविजन कहां दिए? कंपनीज एक्ट 2013 में। उन्हें कंप्लाई किया हो, उन्हें कंप्लाई कर दिया तो फॉर्मेशन हो जाएगा। बोले फॉर्मेशन कर लिया मतलब सारी रिक्वायरमेंट, सारे डॉक्यूमेंट, सब कुछ बना लिए। उसके बाद वो लेकर हम किसके पास जाएंगे? एक अथॉरिटी के पास, जिसे क्या बोलते हैं? ROC, रजिस्टर ऑफ कंपनीज। उस अथॉरिटी के पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स हम फाइल कर देंगे। वो अथॉरिटी सेटिस्फाइड है कि कंपनीज एक्ट की सारी रिक्वायरमेंट आपने कंप्लाई की है, ये अथॉरिटी सेटिस्फाइड है कि कंपनीज एक्ट की आपने सारी रिक्वायरमेंट पूरी की है, तो आपकी कंपनी का क्या कर देगा? रजिस्ट्रेशन कर देगा। वो आपकी कंपनी का क्या कर देगा बेटा? रजिस्ट्रेशन, या यूं कह लो इनकॉर्पोरेशन कर देगा। जैसे ही कंपनी का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, कंपनी का क्या आ जाता है? एग्जिस्टेंस। या यूं कहो कंपनी का क्या हो जाता है? बर्थ हो जाता है। और सिंपल शब्दों में कहूं, कंपनी पैदा होती है। क्या कंपनी इंसान है? अच्छा, कंपनी को आप बोलते हो कंपनी क्या आर्टिफिशियल पर्सन? मतलब है तो कंपनी भी पर्सन ही, इंसान ही। इंसान कितने तरह के होते हैं? पर्सन कितने तरह के होते हैं? 2, नेचुरल पर्सन एंड आर्टिफिशियल पर्सन। तो बोले कंपनी पर्सन तो है, बट कैसी पर्सन है? आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन क्यों बोलते हैं? इसलिए तो बोलते हैं क्योंकि कंपनी का बर्थ भी आर्टिफिशियली होता है लॉ के द्वारा, कंपनी की डेथ भी आर्टिफिशियली होती है लॉ के द्वारा। आप और हम कैसे पर्सन है? आर्टिफिशियल पर्सन नहीं, हम कैसे पर्सन है? नेचुरल पर्सन। हमारी नेचुरल बर्थ हुई है, हमारी नेचुरल डेथ होगी। तो बेटा पर्सन 2 तरह के होते हैं, पर्सन 2 तरह के होते हैं, नेचुरल पर्सन एंड आर्टिफिशियल पर्सन। नेचुरल पर्सन आप और हम, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जिनका शरीर है, आपका भी शरीर है, मेरा भी शरीर है, आप और हम नेचुरल पर्सन है, हम पर्सन हैं।
क्या कंपनी भी पर्सन है? हाँ, क्या कंपनी भी पर्सन है? बिल्कुल कंपनी पर्सन है, बट कंपनी किसी पर्सन है? तो बोले कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है। बोले कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन क्यों है? तो बोले आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है? बोले क्रिएटेड बाय लॉ, उसका नेचुरल बर्थ नहीं है आपकी मेरी तरह। सबसे बड़ी चीज उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, कंपनी का शरीर नहीं है, आपकी और मेरी तरह शरीर नहीं है। क्या कंपनी एग्जिस्ट करती है? हाँ। क्या कंपनी है? हाँ, बट इन द आईज ऑफ लॉ फिजिकली कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती है। आपने किसी कंपनी का नाम सुना? चलो हम एक फेमस कंपनी लेते हैं, रिलायंस कंपनी, नाम सुना ही होगा। टाटा कंपनी, नाम सुना ही होगा। कभी देखी टाटा कंपनी को? कभी देखा है रिलायंस कंपनी को? क्या वो देख सकती है? नहीं, वो इंटेंजिबल है। बट है तो सही ना, एग्जिस्ट तो करती है ना, बट ऑन पेपर्स, इन द आईज ऑफ लॉ फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। फिजिकल एग्जिस्टेंस किसका है? नेचुरल पर्सन का। नेचुरल पर्सन आप और मैं, जिसका नेचुरल बर्थ हुआ है, जिसकी नेचुरल डेथ होगी, आप और मैं नेचुरल पर्सन है। बट कंपनी कैसी पर्सन है? बोले कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है। तो बेटा हमेशा ध्यान रखेंगे, पर्सन कितने तरह के हुए? बोले 2 तरह के हुए। कौन कौन से? नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन। बोले नेचुरल पर्सन कौन होता है? तो बोले जिनका नेचुरल बर्थ होता है, जिनकी नेचुरली डेथ होती है, आप और में। सबसे बड़ी चीज हमारा फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, कंपनी का नहीं है। आर्टिफिशियल पर्सन कौन होता है? तो बोले जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, जो एग्जिस्ट तो करते हैं बट ऑन पेपर्स, इन द आईज ऑफ लॉ। जैसे कि कंपनी पर्सन है, हाँ, बट कैसी पर्सन है? आर्टिफिशियल पर्सन। आपने बोला ना कंपनी किसी पर्सन है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्संस। मैंने एक और चीज बता दी, कंपनी कैसी पर्सन है? आर्टिफिशियल पर्सन, बिकॉज इट इज क्रिएटेड बाय लॉ। इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन इट इज रजिस्टर्ड विथ आरओसी। जब तक आरओसी के पास रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, कंपनी एग्जिस्टेंस में आती नहीं है। एंड डेफिनेशन भी तो यही बोलती है कि कंपनी मतलब क्या? कंपनी जिसका इनकॉर्पोरेशन कहां हुआ हो? कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर हुआ। ये लाइन समझ में आई क्या? पक्का? कोई भी डाउट हो पूछ सकते हैं, है ना? अब मैं मर्ज करते हुए आगे बढ़ता हूं। तो हमने बोला कि कंपनी होने के लिए क्या जरूरी है? इनकॉर्पोरेशन। बोलेंगे बच्चों, कंपनी होने के लिए क्या जरूरी है? इनकॉर्पोरेशन। काय में? कंपनीज एक्ट 2013 में। इनकॉर्पोरेशन मतलब क्या? तो बोले 2 चीजें, फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन। इनकॉर्पोरेशन मतलब क्या? बोले 2 चीजें, फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन। बोले फॉर्मेशन मतलब क्या? बनाना मतलब क्या? तो बोले मेकिंग, उसे बनाया गया हो। बोले कैसे? बोले कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली। चाहे आपने प्राइवेट कंपनी बनाई हो, चाहे आपने पब्लिक कंपनी बनाई हो, कंपनी को बनाने की जो भी प्रोसेस होती थी, उन्हें कंप्लाई करते हुए जो प्रोविजंस होते थे, कहां पर? कंपनीज एक्ट में आपने कंपनी बनाई हो। फिर कंपनी बनाकर आप सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर, एक अथॉरिटी होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? आरओसी। आप आरओसी के पास गए हो, एंड आरओसी के पास आप सारी चीजों को क्या करवा दोगे? रजिस्टर्ड। आरओसी चेक करेगा क्या सारे प्रोविजंस आपने कंप्लाई किए? बोले बिल्कुल किए हैं। अगर आपने सारे प्रोविजन कंप्लाई किए हैं तो आरओसी आपकी कंपनी का क्या कर देगा? रजिस्ट्रेशन। टेक्निकली, लीगली इट इज नोन एज इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। एंड एज सुन एज कंपनी इज रजिस्टर्ड, योर ऑर्गेनाइजेशन इज रजिस्टर्ड बाय द आरओसी एज अ कंपनी, दैट ऑर्गेनाइजेशन विल कम इनटू एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस समझते ना? सिंपल वर्ड में क्या बोला है? बर्थ हुआ है। आज आरओसी ने किसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन किया, तो जब आरओसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करेगा तो एक रजिस्ट्रेशन का प्रूफ देता है ना, जिसे बोलते हैं सीओआई। आरओसी जब किसी कंपनी का क्या करता है? रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्रेशन का क्या देता है? एक प्रूफ देता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? सीओआई। सीओआई मतलब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सीओआई मतलब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मतलब कंपनी का बर्थ सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मतलब क्या? कंपनी का बर्थ सर्टिफिकेट, मतलब कंपनी पैदा हो चुकी है। मैंने बोला ना कंपनी पर्सन है, कंपनी भी पैदा होती है, नेचुरली नहीं। कैसे? आर्टिफिशियली। किसके द्वारा? लॉ के द्वारा, जिसका प्रूफ क्या है? सीओआई। जैसे आपका और मेरा बर्थ हुआ था, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में हमारा बर्थ का रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है।
एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हमें क्या देता है, बर्थ सर्टिफिकेट, जिस पर हमारी डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है, उसी डेट पर हम इस दुनिया में पधारे हैं, यही माना जाता है। हर जगह आपका बर्थ सर्टिफिकेट मांगते हैं, हर डॉक्यूमेंट के साथ। क्यों? क्योंकि उसी से प्रूफ होता है कि आप पैदा हुए हो, उसी से प्रूफ होता है कि एक्चुअली आपकी डेट ऑफ बर्थ भले वो गलत लिखी हो। तो उसी तरह से ये जो सीओआई होता है, सीओआई बोले तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये कंपनी का क्या है, बर्थ सर्टिफिकेट है। जब कंपनी को क्या मिलता है, सीओआई, तब कंपनी काय में आती है, एग्जिस्टेंस में आती है, मतलब कंपनी पैदा होती है। ठीक है, तो कंपनी होने के लिए इनकॉर्पोरेशन जरूरी है कंपनीज एक्ट में। इनकॉर्पोरेशन के लिए दो चीज, फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन अंडर कंपनीज एक्ट 2013। ठीक, अब बेटा कंपनीज एक्ट 2013 कब आया था, मतलब कैसा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, मैं बताता हूं इसका लॉजिक। मतलब कंपनीज एक्ट 2013 कब आया था, ऑब्वियसली 2013 में आया था। 2013 के पहले क्या कंपनीज नहीं होती थी, यार होती तो थी। यार रिलायंस कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी, 50-60 साल पुरानी कंपनी है। टाटा कंपनी तो और पुरानी कंपनी है यार, ये कोई नई कंपनियां थोड़ी है। तो इनका बर्थ, इनका इनकॉर्पोरेशन तो 2013 के पहले हुआ है, और 2013 के पहले ये एक्ट तो था ही नहीं। तो बोले फिर क्या, तो बोले उसके लिए दूसरी लाइन दी ना, ये भीड़ के अंदर छुप गई जो, क्या, एनी अदर प्रीवियस लॉ रिलेटेड विथ कंपनी। यहां और लिखा ना मैंने, यहां पर ने क्या लिखा, और कि या तो इनकॉर्पोरेशन 2013 वाले एक्ट में हुआ हो, बोलो बच्चों, या तो इनकॉर्पोरेशन कहां हुआ हो, 2013 वाले एक्ट में हुआ हो, या एनी अदर प्रीवियस लॉ। प्रीवियस मतलब पहले का, पहले का मतलब किसके पहले का, मतलब कंपनीज एक्ट 2013 आने के पहले का। कंपनीज एक्ट 2013 के पहले कौन सा एक्ट हुआ करता था, तो बोले कंपनीज एक्ट 1956 हुआ करता था। तो एनी अदर प्रीवियस लॉ का मतलब समझ में आया, है ना। तो डेफिनेशन जो है वो हम कह सकते हैं दो पोर्शन में है। पहला ही बोलती है कि एट प्रेजेंट कंपनीज एक्ट है, कंपनीज एक्ट 2013। तो अगर आपको कंपनी बनाना है तो आपने रजिस्ट्रेशन करवाया हो, कौन से एक्ट में करवाया हो, तो बोले कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर करवाया हो। बट कंपनीज एक्ट 2013 तो अभी सितंबर 2013 में आया था, तो बोले उसके पहले कंपनीज नहीं होती थी क्या, बोले बिल्कुल होती थी। तो बोले उसके पहले कंपनीज एक्ट 2013 के पहले भी 5 कंपनीज एक्ट हुए हैं। उसके पहले 1956 वाला था। तो ये 2013 में जब कंपनीज एक्ट आया, 2013 में जब कंपनीज एक्ट आया, उसके पहले कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए जो भी लॉ होते थे, उस लॉ में रजिस्ट्रेशन करवाया हो, बट रजिस्ट्रेशन करवाना क्या है, कंपलसरी। ठीक है, सेकंड पोर्शन समझ में आया, है ना। चले फाइनली कंक्लूड हम कर रहे हैं। एक मिस्टेक हुई है, मैंने बोर्ड के ऊपर सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 लिख दिया था, जबकि वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 है ना। कंपनी की जो डेफिनेशन है वो बाय मिस्टेक मैंने सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 लिख दिया था, जबकि वो सेक्शन 2 सबसेक्शन कौन सा है, 20। तो आप थोड़ा सा ये क्लरिकल मिस्टेक मेरे से जो हुई है उससे सुधार लेंगे। सेक्शन कौन सा है, वो सेक्शन 2 है, सबसेक्शन 20 है कंपनी के डेफिनेशन, है ना। बाकी अपन ने जो पढ़ा है उसको अपन एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हमने कंपनी की डेफिनेशन देखी सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 के अंदर। कंपनी की डेफिनेशन क्या बोलती है, तो बोले सबसे पहले कंपनी होने के लिए उस एसोसिएशन ऑफ पर्सन को इनकॉर्पोरेटेड होना पड़ेगा कंपनी से 2013 में, या पुराने वाले एक्ट में। पुराने वाले एक्ट का मतलब समझ में आ गया ना आपको, कि 2013 वाला एक्ट आने के पहले कंपनीज को रेगुलेट करने के जो भी लॉ होते थे उसमें क्या करवाया गया हो, रजिस्ट्रेशन, बट रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स। नॉर्मली हमने आज तक जैसे 11th-12th में आपने पढ़ा है कि जब भी हम किसी की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक्स काय में से आती है, काय में से डिराइव की जाती है, काय में से ली जाती है, डेफिनेशन में से,
आप समझे मैंने क्या बोला कि किसी की भी अगर हमें कैरेक्टरिस्टिक्स देखना होती है तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स देखते काहे में से हम, तो बोले वो कैरेक्टरिस्टिक्स देखी जाती है डेफिनेशन में से, ठीक है। बट यहां जो डेफिनेशन दी है, इस डेफिनेशन से कंपनी की वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं दिखती है। इस डेफिनेशन से कंपनी की वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं दिखती है जो आप 11th-12th में पढ़कर आए हैं, जैसे कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, परपेचुअल सक्सेशन, कैन स्यू, बी स्यूड, सेपरेट प्रॉपर्टी, कॉमन सील, सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ओनरशिप, ऐसी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपने 11th-12th में कंपनी की पढ़ी है, देखा जाए तो वो इस डेफिनेशन से दिखती नहीं है जो डेफिनेशन हमने देखी। इस डेफिनेशन से एक चीज समझ में आती है, केवल क्या समझ में आता है कि कंपनी के लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। कंपनी होने के लिए क्या जरूरी है, बोले रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है ना। तो ये भी आपने पढ़ा है जब आप कंपनी और पार्टनरशिप को कंपेयर करते थे, जब आप कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते थे तो आपने उसमें पढ़ा होगा कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन क्या होता है, मैंडेटरी। तो ये डेफिनेशन जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 में हमने पढ़ी है, ये जो डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 में हमने पढ़ी है, ये डेफिनेशन केवल यही चीज बताती है, बोले क्या बताती है, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। कंपनी की जो बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं देखा जाए तो इस डेफिनेशन से मालूम नहीं पड़ती है। तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स आई कहां से है, तो वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आई है कोर्ट के केसेस से। वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स कहां से आई है, कोर्ट के केसेस से। तो अब हम जब कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं तो हम एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ जो कोर्ट के केसेस हैं वो केस पढ़ेंगे, उन केसेस से कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छे से समझेंगे, क्योंकि वो कैरेक्टर कोर्ट के केसेस में ही कोर्ट के द्वारा स्टेब्लिश किया गया है। एंड दूसरी चीज, हम जितनी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे हम उन्हें पार्टनरशिप के साथ कंपेयर करते जाएंगे। पार्टनरशिप के साथ इसलिए कंपेयर करेंगे ताकि हम पार्टनरशिप भी बेटर तरीके से समझ सकें, कंपनी भी बेटर तरीके से समझ सकें। एक चीज समझे आप, होता क्या है कि जब दो चीजें होती हैं तो उन्हें अलग अलग पढ़ने के साथ साथ उन्हें कंबाइन करके अगर पढ़ा जाएगा, कंपेयर करके, तो कंपेयर करके पढ़ना कंपैरेटिवली इजी होता है। कंपेयर करके पढ़ना अच्छा रिजल्ट देता है। कंपेयर करके पढ़ने से कॉन्सेप्ट जल्दी क्लियर होते हैं। ठीक है कि भाई कंपनी में तो ऐसा होता है, जबकि पार्टनरशिप फर्म में ऐसा होता था, तो वो पार्टनरशिप फर्म का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो और ज्यादा क्लियर होगा एंड कंपनी में नया कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। ठीक है, तो मैं अब आपको एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स अपन पढ़ते हैं कंपनी की, और इसके साथ जो कोर्ट केसेस हैं वो कोर्ट केसेस अपन देखते जाएंगे। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स हम स्टार्ट कर रहे हैं जो दी है हमें कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, है ना। मैं फिर बता दूं आपको, जितनी कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ेंगे वो सब कोर्ट के केसेस के साथ है। इनका कोई सेक्शन नहीं है, इनका कोई स्पेसिफिक प्रोविजन कंपनीज एक्ट में नहीं है। ये सब ओरिजिनेट हुई है कोर्ट के केसेस से, तो हम इनके साथ साथ कोर्ट के केसेस भी पढ़ेंगे, है ना। तो हम एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं। नॉर्मली अभी मैंने आपको बताया कि कैरेक्टरिस्टिक्स डेफिनेशन से आती है, बट डेफिनेशन में एक ही चीज बताई है, क्या बताया है, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स कोर्ट के केसेस से आई है। तो जैसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स दी है कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। अब बोले कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है, तो बोले कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का मतलब होता है सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का मतलब होता है सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। बोले सेपरेट मतलब क्या, तो बोले सेपरेट मतलब अलग अलग। सेपरेट मतलब क्या हुआ, अलग अलग। लीगल मतलब क्या, इन द आईज ऑफ लॉ। लीगल मतलब क्या, इन द आईज ऑफ लॉ। एग्जिस्टेंस मतलब बर्थ, अस्तित्व, एंटिटी। वापस से सेपरेट मतलब क्या, अलग अलग हो गया। लीगल मतलब क्या, इन द आईज ऑफ लॉ हो गया। एंड एग्जिस्टेंस मतलब क्या हो गया, बर्थ हो गया। तो ये कहना क्या चाह रहे हैं कि जब हम कंपनी बनाते हैं, जब हम क्या करते हैं बेटा, कंपनी बनाते हैं, तो जिन पर्सन्स ने कंपनी को बनाया है, जिन पर्सन्स ने कंपनी को बनाया है, कंपोज किया है, नॉर्मली हम उन पर्सन्स को क्या बोलते हैं, प्रमोटर।
आपने 11th-12th में पढ़ा होगा कि अ पर्सन हु टेक्स स्टेप फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, जो कंपनी को बनाने के लिए स्टेप उठाता है, दैट पर्सन इज नोन एज प्रमोटर। ठीक है, तो अब हम कोई भी कंपनी बना रहे हैं, है ना, तो कंपनी बेटा या तो कौन सी बनेगी, प्राइवेट कंपनी बनेगी, या कंपनी कौन सी बनेगी, पब्लिक कंपनी बनेगी। प्राइवेट कंपनी बना रहे हैं तो कम से कम 2 जने चाहिए, पब्लिक कंपनी बना रहे हैं तो कम से कम 7 पर्सन्स चाहिए, है ना। अब मान लो एक प्राइवेट कंपनी बनाई, किसने, शर्मा जी एंड वर्मा जी ने मिलकर क्या बनाई, एक प्राइवेट कंपनी। ठीक है, अब ये दोनों मिलकर मान लो लोटस के नाम से एक कंपनी बनाते हैं। ठीक, अब हमने बोला कि कंपनी बनाने के लिए एक स्टेप होती है, तो हमने बोला कंपनी के लिए सबसे पहले क्या करवाना पड़ता है, इनकॉर्पोरेशन। अभी पढ़ा ना हमने डेफिनेशन में कि कंपनी के लिए सबसे पहले क्या करवाना पड़ेगा, तो बोले इनकॉर्पोरेशन करवाना पड़ेगा। अब इनकॉर्पोरेशन का मतलब हमने पढ़ा था फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन। इनकॉर्पोरेशन का मतलब हमने क्या पढ़ा था, फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन। तो बोले कहां, तो बोले कंपनीज एक्ट 2013 में, या जो भी प्रीवियस लॉ हो उसके अंदर। प्रेजेंट लॉ कौन सा है, कंपनीज एक्ट 2013। तो अब फॉर्मेशन मतलब मैंने आपको बताया था कि कंपनी बनाने की जो भी फॉर्मेलिटीज कंपनीज एक्ट में दी है वो पूरी करें, डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार करें, एंड उसका क्या करवाएं, रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन मतलब हमने पढ़ा था कि जो जिस चीज का हम रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं उससे रिलेटेड फैक्ट्स को किसी अथॉरिटी के पास नोट करवाया जाए। तो यहां जो अथॉरिटी दी है कंपनीज एक्ट के अंदर, अगर हम कंपनी बनाना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन के लिए एक अथॉरिटी दी है जिसे हम बोलते हैं आरओसी। आरओसी मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, है ना। आरओसी मतलब क्या हुआ, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। हम इसे रोजी भी बोल सकते हैं, रोजी। ठीक है, तो कंपनीज एक्ट के अंदर ये एक अथॉरिटी दी हुई है जिसे बोला जाता है आरओसी, है ना। तो जब हमें कंपनी बनानी होती है तो हम सबसे पहले कंपनी का फॉर्मेशन करते हैं। फॉर्मेशन करते हैं मतलब सारी फॉर्मेलिटीज जैसा कि कंपनीज एक्ट में बताई है वो फॉर्मेलिटीज पूरा करते हैं। फिर उसका क्या करवाना है हमें, रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कोई अथॉरिटी चाहिए, वो अथॉरिटी कंपनीज एक्ट में कौन है, आरओसी। तो आरओसी के पास जाकर हम सारे डॉक्यूमेंट्स क्या कर देते हैं, फाइल कर देते हैं। आरओसी चेक करता है सारे डॉक्यूमेंट, सारी फॉर्मेलिटीज आपने कंप्लाई की है तो वो कंपनी का क्या कर देगा, रजिस्ट्रेशन। अब आरओसी ने कंपनी का रजिस्ट्रेशन किया है इस बात का वो प्रूफ देगा। आरओसी ने कंपनी का रजिस्ट्रेशन किया है इस बात का वो प्रूफ देगा। दैट प्रूफ इज नोन एज सीओआई। सीओआई मतलब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सीओआई मतलब क्या होता है बेटा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है ये कंपनी का एक तरह से बर्थ सर्टिफिकेट है, कंपनी का जन्म प्रमाण पत्र है। दैट सर्टिफिकेट इज कंक्लूसिव एविडेंस कि कंपनी हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस। वापस से कंपनी बनानी है, प्राइवेट बनाओगे या पब्लिक, सबसे पहले क्या करवाना है, इनकॉर्पोरेशन। उसके लिए 2 चीजें, फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन। फॉर्मेशन मतलब कंपनी को बनाने के लिए एक्ट की जितनी फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी कर लो, डॉक्यूमेंट्स वगैरह बना लो। फिर इन डॉक्यूमेंट्स को लेकर प्रिस्क्राइब अथॉरिटी जिसे हम बोलते हैं आरओसी, उसके पास जाओ, वहां डॉक्यूमेंट फाइल कर देंगे। आरओसी चेक करेगा आपने सारा काम पूरा किया है बिल्कुल किया, तो वो कंपनी का क्या कर देगा, रजिस्ट्रेशन कर देगा। जब वो कंपनी का रजिस्ट्रेशन करेगा तो हमें प्रूफ चाहिए, हमारे पास प्रूफ होना चाहिए कि हमारी कंपनी बन गई है, हमारी कंपनी रजिस्टर्ड हो चुकी है। तो फिर वो प्रूफ में हमें एक सर्टिफिकेट इशू करता है जिसे हम बोलते हैं सीओआई। सीओआई मतलब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जब हमारे हाथ में सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ जाता है, जब हमारे हाथ में सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ जाता है, उस डेट पर हम बोल देते हैं कि कंपनी कायम में आ चुकी है एग्जिस्टेंस में। उस डेट पर हम बोल सकते हैं कि कंपनी का क्या हुआ है, बर्थ हुआ है। उस डेट पर सिंपल लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं क्या, कि कंपनी पैदा हुई है। तो ये जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है ये कंक्लूसिव एविडेंस होता है किस बात का, कि कंपनी एग्जिस्टेंस में आ चुकी है। किस बात का, हमने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की थी कंपनी को बनाने की और उसका रजिस्ट्रेशन करवा लिया है आरओसी के पास, आरओसी ने रजिस्टर्ड कर दिया है। नाउ वी आर हैविंग हमारी कंपनी, एंड उसका प्रूफ क्या है, बोले सीओआई। जैसे ही कंपनी को सीओआई मिलता है कंपनी इज वेस्टेड विथ
कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। जैसे ही कंपनी को सीआई मिला, कंपनी का एग्जिस्टेंस आया। जैसे ही कंपनी का एग्जिस्टेंस आया, कंपनी को क्या मिली? कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। बोले कॉर्पोरेट पर्सनालिटी मतलब क्या? बोले सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। कॉर्पोरेट पर्सनालिटी मतलब क्या? बोले सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। बोले इसका मतलब क्या? तो बोले जिन पर्सन्स ने कंपनी का इनकॉर्पोरेशन किया था, जिन पर्सन्स ने कंपनी का इनकॉर्पोरेशन किया था, जिन पर्सन ने कंपनी को कंपोज किया था, जिसे नॉर्मली हम क्या बोलते हैं? प्रमोटर। प्रमोटर कौन होते हैं? दोज पर्सन हु आर टेकिंग स्टेप्स फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। वो व्यक्ति जो कंपनी बनाते हैं, कंपनी बनाने के लिए, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए स्टेप्स उठा रहे हैं, दोज पर्सन्स आर नोन एज प्रमोटर्स, है ना। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनी या तो क्या बनेगी? प्राइवेट कंपनी, या कौन सी बनेगी? पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए कम से कम कितने जने चाहिए? 2। मतलब कम से कम 2 पर्सन्स हो जो क्या लें? स्टेप्स लें। क्या के लिए स्टेप्स लें? बोले कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करने के लिए। तो जैसे एक पब्लिक कंपनी बनानी है तो कम से कम कितने जने होना चाहिए? 7। ये मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ही हैं। ये कौन है? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ही हैं। अलग अलग स्टेज पर इनका अलग अलग नाम हो जाता है। जब ये कंपनी बना रहे हैं देन दे आर नोन एज प्रमोटर। जैसे शर्मा जी वर्मा जी ने मिलकर कंपनी बनाई तो दे विल बी नोन एज प्रमोटर। फिर कंपनी बनाने के बाद ये कंपनी के क्या ले लेंगे? शेयर्स। तो ये कंपनी के क्या बन जाएंगे? मेंबर बन जाएंगे। अलग अलग स्टेज पर यही व्यक्ति है अलग अलग नाम से पुकारा जाता है ना। तो हमने बोला कि जैसे एक प्राइवेट कंपनी बनानी है, 2 मेंबर चाहिए। शर्मा जी वर्मा जी मान लो ये 2 पर्सन्स हैं हु आर विलिंग टू इनकॉर्पोरेट अ प्राइवेट कंपनी। तो सबसे पहले इन्हें क्या करना पड़ेगा? फॉर्मेशन के लिए सारी स्टेप्स उठाना पड़ेगी, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार किए। फिर क्या करना पड़ेगा? इसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। आरओसी के पास गए, रजिस्ट्रेशन करवा लिया, है ना। मान लो रजिस्ट्रेशन कर दिया आरओसी ने, तो हमने बोला था एक प्रूफ इश्यू करेगा जिसे हम सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बोलते हैं। मान लो आरओसी ने सर्टिफिकेट इश्यू किया है 15 मार्च 2020 को। आरओसी ने सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इश्यू किया। कब किया बेटा? 15 मार्च 2020 को। इस डेट पर अगर आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आया है तो ये कॉन्क्लूसिव एविडेंस है कि कंपनी क्या आ चुकी है? एग्जिस्टेंस में। कंपनी एग्जिस्टेंस में आ चुकी है मतलब कंपनी का क्या हो चुका है? बर्थ। हमारी कंपनी दुनिया में है। 15 मार्च के पहले हमारी कंपनी नहीं थी। 15 मार्च से हमारी कंपनी बनी है। इस डेट से ही हम कंपनी के नाम से बिजनेस कर सकते हैं। इस डेट से ही हमारी कंपनी फंक्शन स्टार्ट कर सकती है, नॉट बिफोर दैट। कौन सी डेट है ये? डेट ऑफ इश्यूइंग सीओए। कौन सी डेट है ये? बर्थ डेट है कंपनी की। सीओआई बर्थ सर्टिफिकेट है कंपनी का। तो ये 15 मार्च क्या हो गई? कंपनी की हैप्पी बर्थडे की तारीख हो गई। कंपनी इस दिन पैदा हुई है, बर्थ सर्टिफिकेट है ये कंपनी का। ये क्लियर हुआ? अब 15 मार्च 2020 इसके पहले ये 2 पर्सन थे, शर्मा जी और वर्मा जी, जिन्होंने कंपनी बनाने के लिए स्टेप्स उठाई, है ना। तो इनकॉर्पोरेशन के पहले ये कितने पर्सन थे? तो बोले इनकॉर्पोरेशन के पहले ये 2 पर्सन थे। कौन कौन? शर्मा जी थे, वर्मा जी। आफ्टर इनकॉर्पोरेशन ये कितने पर्सन हो गए? ये 3 पर्सन हो गए। कौन कौन हो गए? शर्मा जी, वर्मा जी एंड कंपनी। बोले क्या मतलब? तो हमने बोला ना, जैसे ही हमने कंपनी का इनकॉर्पोरेशन किया, जैसे ही हमने कंपनी का इनकॉर्पोरेशन किया, हमने बोला क्या कि कंपनी को क्या मिल गई? कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। कॉर्पोरेट पर्सनालिटी मतलब सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। इसको और सिंपल मैं आपको बताता हूं। जैसे हमारे घर में अगर किसी बच्चे का बर्थ होता है, हमारे घर में किसी जैसे हम नेचुरल पर्सन है ना, मान लो शर्मा जी का ही एग्जाम्पल लेते हैं। शर्मा जी हैं और कौन है? मिसेस शर्मा, ठीक है। अब उनके यहां पर क्या हुआ है? एक बच्चे का बर्थ हुआ है। शर्मा जी हैं, मिसेस शर्मा है, उनके यहां एक बच्चे का बर्थ हुआ है, नाम रखा उसका राहुल, ठीक है। राहुल का बर्थ हुआ 15 मार्च 2020 को। 15 मार्च 2020 के पहले शर्मा जी की फैमिली में कितने जने थे? 2। 15 मार्च 2020 के पहले शर्मा जी की फैमिली में कितने जने थे? 2। कौन कौन? शर्मा जी और मिसेस शर्मा। अब
15 मार्च को कौन पैदा हुआ? राहुल। तो फैमिली में कितने जन हो गए? 3। क्या राहुल एंड शर्मा जी और मिसेस शर्मा एक ही है क्या? नहीं, तीनों का एग्जिस्टेंस कैसा है? अलग अलग। राहुल कैसा पर्सन है? सेपरेट पर्सन है। किससे सेपरेट है? अपने पेरेंट्स से। तो बोले यार पेरेंट्स ने ही तो उन्हें बनाया है। बोले भले ही पेरेंट्स के कारण ही राहुल का बर्थ हुआ है, बट फिर भी वो अलग है, पेरेंट्स अलग हैं। इसी तरह से जब हम कंपनी बनाते हैं, तो ये मान के चलो हम एक बच्चे को बर्थ दे रहे हैं। ये मान के चले कि जब कंपनी का एग्जिस्टेंस आया, इट मींस वी आर गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड, दो दैट चाइल्ड इज नॉट अ नेचुरल पर्सन, ही इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। आप समझ रहे हो? पर्सन दो तरह के होते हैं, नेचुरल पर्सन एंड आर्टिफिशियल पर्सन। पर्सन कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के, नेचुरल पर्सन एंड आर्टिफिशियल पर्सन। नेचुरल पर्सन आप और मैं, हमारे जैसे, जिनका नेचुरल बर्थ हुआ है, जिनकी नेचुरल डेथ होगी, एंड तीसरी सबसे बड़ी चीज हमारा फिजिकल एग्जिस्टेंस है। हम टेंजिबल हैं, इनटेंजिबल नहीं। वापस से, जो पर्सन होते हैं, पर्सन कितने तरह के होते हैं? 2 पर्सन, नेचुरल पर्सन एंड आर्टिफिशियल पर्सन। नेचुरल पर्सन हमारे और आपके जैसे, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जिनका नेचुरल बर्थ हुआ है, जिनकी नेचुरल डेथ होगी, वो नेचुरल पर्सन हो गए, है ना। फिर दूसरा कौन? बोले आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब जिसका नेचुरल बर्थ नहीं है, नेचुरल डेथ भी नहीं है। तो बोले इनका बर्थ कैसे हुआ है? तो बोले इनका बर्थ हुआ है लॉ के द्वारा। जैसे कंपनी हमने बनाई, कंपनी का बर्थ कब हुआ? जब आरओसी ने सीओआई इशू किया। तो जिस डेट पर हमने कंपनी का क्या करवाया था? इनकॉर्पोरेशन। तो 15 मार्च को कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ ना, उस डेट पर कंपनी का भी बर्थ हुआ है। अब मान लो ये शर्मा जी और वर्मा जी, इन दोनों ने मिलकर कंपनी बनाई ना, तो इन दोनों ने मिलकर एक बच्चे को बर्थ दिया है। नेचुरली दिया है क्या? बोले नहीं। कैसे दिया है? बोले आर्टिफिशियली दिया। आर्टिफिशियली कैसे? बोले क्रिएटेड बाय लॉ। क्रिएटेड बाय लॉ कैसे? तो बोले रजिस्ट्रेशन करवाया ना लॉ में जाकर, आरओसी के पास जाकर रजिस्ट्रेशन करवाया ना, तो ये बच्चा पैदा हो गया। आप समझ रहे हो? तो आर्टिफिशियल पर्सन में भी 3 चीजें, क्रिएटेड बाय लॉ, डेथ भी बाय लॉ, एंड नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। नेचुरल पर्सन, नेचुरल बर्थ, नेचुरल डेथ, फिजिकल एग्जिस्टेंस। आर्टिफिशियल पर्सन, नो नेचुरल बर्थ, क्रिएटेड बाय लॉ, नो नेचुरल डेथ, डेथ बाय लॉ, एंड नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। इंटेंजिबल कंपनी कैसी होती है? इंटेंजिबल। जैसे रिलायंस कंपनी का नाम सुना आपने? बिल्कुल सुना होगा। रिलायंस कंपनी को कभी देखा आपने? नहीं देखा होगा, दिखती नहीं है, इंटेंजिबल है। बोले रिलायंस कंपनी मुंबई में है। मुंबई में जिस प्रीमाइसेस में रिलायंस का ऑफिस है, वो प्रीमाइसेस रिलायंस कंपनी नहीं है, आप गलत मत समझें। वो प्रीमाइसेस तो कंपनी का रेसिडेंस है, कंपनी वहां रहती है, वो कंपनी नहीं है। वो जो बिल्डिंग है, वो स्ट्रक्चर है, वो कंपनी नहीं है। टाटा कंपनी का नाम सुना आपने? बिल्कुल सुना होगा आपने। टाटा कंपनी एग्जिस्ट करती है, बट टेंजिबल नहीं है, उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, उसका आपकी और मेरी तरह बॉडी नहीं है, शरीर नहीं है। वो एग्जिस्ट तो करती है, बट इन द आइज ऑफ लॉ। टाटा कंपनी के ऑफिस में भी अगर आप चले जाओ, तो वो ऑफिस में तो टाटा अपना बिजनेस करती है, वो ऑफिस टाटा थोड़ी है। आप समझ रहे हो? बट शर्मा जी के घर के सामने खड़े होगे, तो वो घर शर्मा जी का हो सकता है, उस घर के अंदर शर्मा जी मिल जाए, हो सकता है बाहर गए हो तो ना मिले, बट मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि शर्मा जी का क्या है? फिजिकल एग्जिस्टेंट। शर्मा जी कैसे पर्सन है? नेचुरल पर्सन। पर्सन 2 तरह के हो गए, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन। नेचुरल पर्सन, नेचुरल बर्थ, नेचुरल डेथ, फिजिकल एग्जिस्टेंस। सबसे बड़ी चीज आर्टिफिशियल पर्सन, created by law, death भी by law, and no physical existence. But person तो है,
तो जैसे नेचुरल पर्सन का नेचुरल बर्थ होता है, आर्टिफिशियल पर्सन का लॉ के द्वारा बर्थ होता है। लॉ के द्वारा बर्थ मतलब आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो आरओसी के पास जाकर, आरओसी सीओआई इश्यू करता है, जिस डेट पर सीओआई इश्यू हुआ है उस डेट पर कंपनी का बर्थ माना जाता है। तो मैं आपको यही समझा रहा हूं कि जैसे शर्मा जी और वर्मा जी ने मिलकर कंपनी बनाई तो ये प्रमोटर कहलाएंगे, हु आर टेकिंग स्टेप्स फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। फिर ये कंपनी बना रहे हैं, कंपनी में शेयर खरीदेंगे, ये मेंबर बन जाएंगे। मेंबर मतलब शेयर होल्डर, शेयर होल्डर मतलब मेंबर, ठीक है। अब क्या, तो कंपनी को सीओआई कब इश्यू हुआ? 15 मार्च को। 14 मार्च तक ये कितने जने हैं? 2। कौन कौन? शर्मा जी और वर्मा जी। क्या 14 मार्च को ही कह सकते हैं कंपनी है? नहीं बेटा। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि सीओआई नहीं है। कंपनी कब मानी जाती है? जब सीओआई हो। जब तक हमारे पास क्या नहीं है? सीओआई, कंपनी होती ही नहीं। प्रूफ है पैदा होने का। जैसे राहुल पैदा हुआ शर्मा जी की फैमिली में, तो राहुल का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बर्थ रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। जब राहुल का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बर्थ रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बर्थ सर्टिफिकेट देगा। आपके पास भी बर्थ सर्टिफिकेट होगा आपका। हर जगह बर्थ सर्टिफिकेट मांगते हैं। काहे के लिए? आपके पेरेंट्स का नाम जानने के लिए, आपका एड्रेस जानने के लिए। सबसे बड़ी चीज आपकी डेट ऑफ बर्थ जानने के लिए। जो बर्थ सर्टिफिकेट के अंदर आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी है वही आपकी डेट ऑफ बर्थ है, भले ही वो बाय मिस्टेक गलत भी लिखी हो तो भी वही डेट है। उसी तरह से कंपनी का बर्थ सर्टिफिकेट है सीओआई। कंपनी पैदा हुई, इसका प्रूफ ये। कौन सी डेट पर हुई? प्रूफ ये। तो अगर 15 मार्च का बर्थ सर्टिफिकेट है तो 15 मार्च के पहले 2 ही जने थे, शर्मा जी और वर्मा जी। बट 15 मार्च के बाद ये कितने जने हो गए? 3। कौन कौन? शर्मा जी, वर्मा जी, और उन्होंने कंपनी बनाई किस नाम से? लोटस के नाम से। ये 3 जने हो गए। तो बिफोर इनकॉर्पोरेशन ये केवल मेंबर थे 2। आफ्टर इनकॉर्पोरेशन ये 2 तो है ही, शर्मा जी वर्मा जी तो है ही, एक इनके यहां एक और बच्चा आ गया है जिसका नाम इन्होंने लोटस कंपनी रखा है। तभी कितने जन हो गए हैं? 3। आप सिंपल समझ रहे हो मेरी बात? टेक्निकल के साथ साथ सिंपल भी। तो जैसे नेचुरल बच्चा पैदा होता है ना, उसके राइट्स और ऑब्लिगेशन होते हैं। जैसे राहुल है, वो पढ़ेगा तो राहुल के काम आएगा कि शर्मा जी के काम आएगा? नहीं। राहुल पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया, सीएस बन गया, सीए बन गया, तो राहुल कहलाएगा, शर्मा जी थोड़ी सीए सीएस कहलाएंगे। तो जैसे राहुल और शर्मा जी का एग्जिस्टेंस अलग अलग है। बोले क्या मतलब? कंपनी के अंदर घोटाला करा, शर्मा जी जहां जॉब करते थे, अगर वहां उन्होंने कुछ गलत काम किया तो क्या राहुल को अंदर कर देंगे? नहीं। क्यों? अलग अलग हैं दोनों। ऐसे ही मान लो राहुल ने किसी लड़की को छेड़ा तो क्या शर्मा जी की पिटाई कर देंगे? नहीं। क्यों? गलत काम किसने किया? राहुल ने। राहुल और शर्मा जी अलग अलग हैं। तो इसी तरह से मेंबर और कंपनी दोनों क्या होते हैं? अलग अलग। भले ही कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, भले ही कंपनी का फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, भले ही कंपनी को चलाएंगे यही शर्मा जी वर्मा जी, भले ही कंपनी को कंट्रोल यही करेंगे शर्मा जी वर्मा जी, बट ये 3 जने हो गए हैं। तो ये चीज हम अच्छे से समझ लें। बोले क्या? तो बोले कंपनी मतलब कंपनी होती है। कंपनी मतलब मेंबर नहीं होता है। मेंबर मतलब मेंबर होता है। मेंबर मतलब कंपनी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि सबका एग्जिस्टेंस क्या है? अलग अलग। तो कंपनी मतलब क्या हो गई? लोटस, लोटस के नाम से बनाई है ना। मेंबर मतलब कौन हो गए? शर्मा जी और वर्मा जी। यही आप देखें, यही हम देखें कि अगर हम पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं, अगर हम क्या बनाते हैं बेटा? पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं, है ना। तो इन्हीं शर्मा जी वर्मा जी ने अगर क्या बनाई? पार्टनरशिप फर्म, है ना। तो पार्टनरशिप फर्म की कॉर्पोरेट पर्सनालिटी नहीं होती है। पार्टनरशिप फर्म के पास सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। इसका क्या मतलब हुआ? तो बोले इसका मतलब यह हुआ कि जो पार्टनरशिप फर्म है और फर्म के जो पार्टनर हैं वो क्या होते हैं? सेम होते हैं। उनका सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। समझेंगे मेरी बात?
बोले क्या? बोले हमने एक पार्टनरशिप फर्म बनाई। कौन? वही शर्मा जी वर्मा जी। बोले तो क्या पार्टनरशिप फर्म की कॉर्पोरेट पर्सनालिटी होती? बोले नहीं होती है। अगर कॉर्पोरेट पर्सनालिटी नहीं होती है तो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का मतलब भी हमने क्या पढ़ा? सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। तो कंपनी की क्या होती है? कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। कॉर्पोरेट पर्सनालिटी होने के कारण क्या होता है? सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। बट पार्टनरशिप फर्म जो है उसका कॉर्पोरेट पर्सनालिटी नहीं होती है। कॉर्पोरेट पर्सनालिटी नहीं होती मतलब सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होता है मतलब फर्म और पार्टनर दोनों सेम होते हैं, अलग अलग नहीं। फर्म मतलब पार्टनर, पार्टनर मतलब फर्म। बोले क्या मतलब हुआ? यही शर्मा जी वर्मा जी अगर पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं, मान लो इन्होंने पार्टनरशिप फर्म बनाई लोटस के नाम से, है ना, तो फर्म मतलब लोटस, शर्मा जी वर्मा जी मतलब पार्टनर, दोनों क्या है? सेम। क्यों है सेम? कि बोले सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है ही नहीं। मतलब लॉ पार्टनर को और फर्म को, लॉ जो है वो पार्टनर को और फर्म को एक ही पर्सन मानता है, अलग अलग नहीं मानता है। लॉ जो है वो पार्टनर्स को और फर्म को एक ही पर्सन मानता है, अलग अलग नहीं। क्यों? क्योंकि सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है ही नहीं, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी नहीं है। मैंने आपको बोला ना, फर्म के साथ कंपेयर करोगे हर कैरेक्टरिस्टिक्स को तो जल्दी समझ में आएगी। तो कंपनी की केस में क्या होती है? तो बोले कंपनी के केस में सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी होता है। तो कंपनी मतलब कंपनी, क्योंकि कंपनी और मेंबर दोनों क्या है? अलग अलग हैं। कंपनी और मेंबर दोनों क्या है? अलग अलग हैं। यहां कंपनी किसने बनाई? शर्मा जी वर्मा जी ने ही कंपनी बनाई। यहां कंपनी किसने बनाई? शर्मा जी वर्मा जी ने ही कंपनी बनाई। तो भी शर्मा जी वर्मा जी मतलब शर्मा जी वर्मा जी, कंपनी नहीं। कंपनी मतलब कंपनी लोटस, मेंबर नहीं, मतलब कंपनी और मेंबर दोनों क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। और क्योंकि दोनों क्या है? अलग अलग, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि शर्मा जी मतलब कंपनी या वर्मा जी मतलब कंपनी, नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। बट हाँ, हम शर्मा जी मतलब पार्टनरशिप फर्म बोल सकते हैं, वर्मा जी मतलब पार्टनरशिप फर्म बोल सकते हैं, क्योंकि फर्म और पार्टनर दोनों क्या है? सेम। दोनों का क्या नहीं है? सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है। आपको समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? अब हम ऊपर से वापस से लेते हैं, है ना। तो हमने सबसे पहले क्या बोला? कंपनी बनानी है, तो कंपनी बनाने के लिए हमें कंपनी का क्या करवाना पड़ेगा? इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन करवाना मतलब फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन। किसके पास? तो बोले आरओसी के पास। तो सबसे पहले हम कंपनी का क्या करेंगे? फॉर्मेशन। फॉर्मेशन मतलब कंपनी को बनाने की जो भी फॉर्मेलिटीज है, डॉक्यूमेंट्स है, सब पढ़ेंगे आगे अपन, क्या फॉर्मेलिटीज होती है, क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सब पढ़ेंगे आगे, वो हम पूरा करेंगे। उसके बाद कंपनी का क्या करवा लेंगे? रजिस्ट्रेशन। तो बोले रजिस्ट्रेशन करवाने किसके पास जाए? तो बोले कंपनीज एक्ट में एक अथॉरिटी बताई है, जिस अथॉरिटी को हम क्या बोलते हैं? आरओसी। उसके पास सारे डॉक्यूमेंट फाइल कर दें। वो डॉक्यूमेंट्स को क्या करेगा? चेक करेगा। चेक करने के बाद अगर वो सेटिस्फाइड है कि आपने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की है, तो कंपनी का क्या कर देगा? रजिस्ट्रेशन। उसने कंपनी का रजिस्ट्रेशन किया है, इस बात का हमें क्या चाहिए? प्रूफ। वो प्रूफ में क्या दे देगा? सीओआई। सीओआई क्या होता है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जिस डेट पर क्या इशू हुआ है? सीओआई, उस डेट पर कंपनी का क्या माना जाता है? एग्जिस्टेंस। सीओआई क्या है? कंक्लूसिव एविडेंस है। किस बात का? कंपनी के एग्जिस्टेंस का। कंपनी के एग्जिस्टेंस का मतलब कंपनी क्या हो चुकी है? पैदा। कौन सी डेट को? जिस डेट पर सीओआई इशू हुआ। सपोज हमें सीओआई इशू हुआ है 15 मार्च को, तो 15 मार्च को कंपनी बनकर तैयार हुई है। ठीक है, तो एज सुन एज कंपनी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, कंपनी इज वेस्टेड विथ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। वेस्टेड मीन्स प्रोवाइडेड, इंटरेस्टेड, गिवन। जैसे ही कंपनी रजिस्टर्ड होती है, एग्जिस्टेंस होती है, सीओआई मिलता है, उस डेट पर कंपनी को क्या मिलती है? कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। कॉर्पोरेट पर्सनालिटी मतलब सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस मतलब जिन पर्सन्स ने कंपनी को कंपोज किया है, इनकॉर्पोरेट किया है, जिन पर्सन्स ने कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया है, कंपोज किया है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रमोटर। तो वो कंपनी और प्रमोटर दोनों क्या होते हैं? अलग अलग। सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस मतलब कंपनी और कंपनी को बनाने वाले जो पर्सन्स हैं, दोनों क्या होते हैं? अलग अलग इन द आईज ऑफ लॉ। वैसे देखा जाए तो रिलायंस कंपनी को चला कौन रहा है? मुकेश अंबानी। टाटा कंपनी को चला कौन रहा है? रतन टाटा। बट इन द आईज ऑफ लॉ दोनों क्या है? अलग अलग हैं। रतन टाटा एक अलग व्यक्ति है, टाटा कंपनी एक अलग पर्सन है, मुकेश अंबानी एक अलग पर्सन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक अलग पर्सन।
ये चीज आई समझ में। एंड सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है जबकि फर्म के केस में क्योंकि कॉर्पोरेट पर्सनालिटी नहीं होती है तो फर्म और पार्टनर दोनों क्या होते हैं, सेम। तो बोलेंगे मेरे साथ, फर्म मतलब पार्टनर, फर्म मतलब पार्टनर, पार्टनर मतलब फर्म। जबकि कंपनी मतलब कंपनी खुद, मेंबर नहीं, मेंबर मतलब मेंबर खुद, कंपनी नहीं। ये चीज आई समझ में। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये मेन है, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी वाली हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मेन है। आगे हम जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं सबका ओरिजिन, सबका क्रिएशन कॉर्पोरेट पर्सनालिटी से ही हुआ है। जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा कि परपेचुअल सक्सेशन, तो बोले परपेचुअल सक्सेशन होता है किसके कारण, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस के कारण। सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस मतलब कॉर्पोरेट पर्सनालिटी के कारण। हम कंपनी के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं, किसके कारण, क्योंकि कंपनी का अलग पर्सन है। कंपनी हमारे अगेंस्ट केस कर सकती है, किसके कारण, क्योंकि कंपनी का अलग पर्सन है। कंपनी की प्रॉपर्टी कंपनी के नाम से होती है, क्यों, क्योंकि कंपनी की सेपरेट पर्सन है। मेंबर के नाम से नहीं होती है, क्यों, क्योंकि मेंबर और कंपनी दोनों क्या है, अलग अलग है। तो जितनी कैरेक्टरिस्टिक्स अभी हम डिस्कस करेंगे इसके बाद वो सबका ओरिजिन किससे आया है, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी से आया है। एंड ये कॉर्पोरेट पर्सनालिटी सेक्शन के अंदर तो नहीं दिखी थी, सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 जो हमने पढ़ा था उसमें तो नहीं दिखी थी। तो ये आई कहां से, ये आई है सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 से नहीं, ये कहां से आई है, केस से, कोर्ट के केसेस से। कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का केस है सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड का। कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का केस है सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड का। ठीक है, वो केस अपन कल के लेक्चर से स्टार्ट करते हैं। आज का यहां तक आपको समझ में आया। आपको किसी को भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, ठीक, मैं मेरा नंबर आपको दे रहा हूं, कॉन्टेक्ट डिटेल आप पूछ सकते हैं। आप कॉल कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, आपकी जो भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दिया जाएगा। एक मिनट, तो ये मेरा नंबर मैंने आपके साथ शेयर किया है ना। आप व्हाट्सएप करके, कॉल करके इस नंबर पर मेरे से आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स आप पूछ सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। उम्मीद है आपको आज का सेशन समझ में आया होगा, है ना। मॉड्यूल की लिंक मैंने आपको बता दी है, वहां से आप मॉड्यूल डाउनलोड करेंगे। मेरे नोट्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। नोट से पढ़ना चाहें नोट से पढ़ सकते हैं, है ना। पढ़ने का तरीका वही रखेंगे जो मैं समझा रहा हूं, अच्छे से समझें, उसके साथ उसे रिवाइज करते जाएं। जो प्रॉब्लम है डेली बेसिस पर आप पूछ लें, उसका वेट ना करें। ठीक है, चलिए कल करते हैं आगे।